नमस्कार साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के एक टॉपिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ मैं हाजिर हूं। औद्योगिक विकास, इसे हम टुकड़ों में विभाजित करते हैं। मैं टू द पॉइंट आता हूं कि सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद का ही हम इसमें लेंगे। आज़ादी के बाद किस तरह से औद्योगिक विकास प्रथम सरकार ने करना शुरू किया, तो मैंने इसको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास किया है। जैसे 1951 से जब भारत की पहली सरकार बनी, 1951 से 1965 तक, इस अवधि को कहते हैं औद्योगिक विकास दर में तेजी वाली अवधि। औद्योगिक विकास दर में तेजी यानी 51 से 65 तक लगातार औद्योगिक विकास दर में वृद्धि दिखाई दी। इसमें पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों में भी तेजी आई। पूंजीगत और आधारभूत उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर में वाले जितने भी उद्योग होते हैं अपने, उन सब में ग्रोथ देखा गया। और उच्च लागत प्रधान औद्योगिक ढांचा रखा गया, यानी लागत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये अभी शुरुआती समय था। तो वो उद्योग जिनमें उच्च लागत वाला ढांचा था, उन उद्योगों को विकास की गति तेज हुई, उनमें वृद्धि दर भी तेज देखी गई। लेकिन इसमें एक कमी थी, वो थी क्षेत्रीय विषमता। यानी कहीं कहीं जैसे बंबई, जमशेदपुर, कलकत्ता, कुछ ही स्थानों पर ये उद्योग विकसित हुए, सभी स्थानों पर नहीं हुए। 1951 से 65 यानी 1951 टू 1965। दूसरा जो टुकड़ा किया है, दूसरा जो भाग है, वो है 1965 से 1980। 1965 से 1980, 1965 टू 1980, ये अवमंदन की अवधि है। अवमंदन धीमा। इसमें विकास दर में गिरावट शुरू हुई क्योंकि ये युद्धोत्तर स्थिति थी, युद्ध के बाद की स्थिति थी ये। तो 1965 से 80 के बीच में 2 युद्ध हुए, जिनकी वजह से विकास दर में गिरावट देखी गई। 1951 से 90 की ये जो अवधि है, 1980 तक आगे। अब 1981 से 1990, 81 से 90, 1981 से 1990, ये औद्योगिक पुनर्प्राप्ति की अवधि थी। इसमें जो 51 से 80 के बीच में जो हमें घाटा लगा या जो गिरावट आई, उसको रिकवर करने की पीरियड था ये 81 से 90 की अवधि को, औद्योगिक पुनर्प्राप्ति की। और 1990 के बाद तो आप सभी जानते हैं कि उद्योगों में क्रांति आई थी। 1990 के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण उद्योगों में तेजी से प्रसार हुआ, जो अभी भी चल रहा है। जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ा। ये सब मैं अलग से कराऊंगा। जीडीपी में उद्योगों का कितना प्रतिशत शुरू से था, अब कितना है, कृषि का कितना था, अब कितना है, सब करवाऊंगा मैं आपको। तो जीडीपी में औद्योगिक विकास का जो योगदान था, वो औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान था, वो लगातार बढ़ता गया। अधोसंरचना के विकास पर भी भारी निवेश, अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना पर भी भारी निवेश किया गया। और औद्योगिक ढांचे का विविधीकरण हुआ, अलग अलग प्रकार के उद्योगों का विकास शुरू हुआ। उच्च लागत प्रदान वाले अकेले उद्योग इसमें नहीं रहे थे, उद्योगों का विविधीकरण हुआ। उपभोग्य और माध्यमिक वस्तुओं के हिस्से में भी वृद्धि हुई। केवल पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होना बंद हुआ, मतलब केवल पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं होना अब शुरू हुआ, बल्कि उपभोग्य और माध्यमिक वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। आधारभूत और पूंजीगत वस्तुओं में भारी कमी आई, पूंजीगत वस्तुओं में कमी आई, उपभोग्य और माध्यमिक वस्तुओं में वृद्धि हुई। ये 1990 के बाद की स्थिति थी। और उसमें एक चीज और रह गई कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी आई। 1951 से लेकर 1990 तक पब्लिक सेक्टर हावी था, लेकिन 91 की जो अपने आर्थिक सुधारों की जो नीति थी, वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के लिए थी। ये क्यों शुरू हुई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी, वो कभी किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही कि 90 के बाद प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा, क्योंकि उदारीकरण जो शब्द है वो प्राइवेट सेक्टर को ही स्वतंत्रता देने के संबंध में था, तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में थोड़ी कमी आई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ औद्योगिक नीतियों की। ये अपना 4 भागों में बांटा 1951 से 1991 तक।
कि कैसी हमारी औद्योगिक प्रगति रही है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं औद्योगिक नीतियां, भारत में कितनी औद्योगिक नीतियां अभी तक बन चुकी हैं। तो सबसे पहली औद्योगिक नीति बनी थी सन 1948 में, 1948, 6 अप्रैल 1948 को ये औद्योगिक नीति घोषित हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त के उद्योग मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचार वाली नीति थी। इसमें उद्योगों को, सारे उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा। आप इतना याद रखें कि ये 6 अप्रैल 1948 को आई थी और सभी उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया था। अलग अलग हमें याद नहीं रखना है कि पहले भाग में क्या था, दूसरे में क्या, नहीं। आपको याद रखना कि 4 भागों में पहले औद्योगिक नीति में उद्योग बांटे गए थे। फिर दूसरा आता है औद्योगिक नीति 1956। देखो 48 के जस्ट 8 साल बाद की क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि 48 में तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ था, यहां पर सरकार का गठन हो गया था 51 में। फिर तो कुछ संविधान का निर्माण भी हो गया था, तो कुछ वजह से औद्योगिक नीति को मतलब संशोधित करना पड़ा। तो उसमें ये 1956 वाली है कि 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति, ये संविधान निर्माण में समाजवादी स्वरूप के अनुरूप होने के कारण इसको नया बनाया गया और उद्योगों को 3 श्रेणियों में रखा गया। 1956 की जो औद्योगिक नीति है उसमें उद्योगों को रखा गया 3 श्रेणियों में और 48 में रखा गया 4 श्रेणियों में। औद्योगिक नीति 1977 यहां जॉर्ज फर्नांडिस थे उद्योग मंत्री, जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री थे, और इसमें एक नई अवधारणा लागू हुई, अति लघु क्षेत्र, टीनी सेक्टर जिसे बोलते हैं, टीनी सेक्टर, अति लघु क्षेत्र की नई अवधारणा इसमें आई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इस औद्योगिक नीति का जो है वो है जिला उद्योग केंद्र। हर जिले में होता है, सभी जानते हैं। जिला उद्योग केंद्र औद्योगिक नीति 1977 की उपज है। 1977 जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री थे, ठीक है। और बाकी इसमें 1956 वाली नीति के जो बिंदु थे वही रखे गए थे। 3 प्रकार के उद्योग थे, वो यहां भी 3 प्रकार के थे, लेकिन इसमें एक टीनी सेक्टर को और जोड़ा गया और जिला उद्योग केंद्र को रखा गया। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं बताइएगा जरा। औद्योगिक नीति 1980 ये आर्थिक संघवाद की धारणा पर थी और भारत में पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी 1977-78 में मोरारजी जी देसाई की प्रधानमंत्री तत्व में। तो ये उस वक्त की औद्योगिक नीति थी। आर्थिक संघवाद की धारणा पर बल दिया गया। रुग्ण इकाइयों की समस्या का समाधान भी इसमें किया गया था। तिवारी, एनडी तिवारी की अध्यक्षता में एक बनाया गया था, रुग्ण जो बीमारू इकाइयां थी उनको अलग करने का एक समिति बनाई गई थी। तो यहां आप दिमाग में रखेंगे कि आर्थिक संघवाद की धारणा आती है। संघवाद नाम आ गया मतलब आप समझ जाएंगे कि 1978 में भारत में पहली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, भाजपा की सरकार बनी थी। उसे भाजपा नहीं था उस वक्त इस पार्टी का नाम कुछ अन्य था, भाजपा नहीं था, लेकिन वो संघवाद से प्रेरित थी और मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद औद्योगिक नीति 1991, 80 के बाद 5वीं औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991, जिसे आर्थिक सुधारों की नीति कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री थे, तो इसे नरसिम्हा राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। 24 जुलाई 1991 को इसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग पर काफ़ी ध्यान दिया गया, यानी 18 उद्योगों को छोड़कर, 1991 की बात कर रहा हूँ, जब ये नीति बनी तब 18 उद्योगों को छोड़ करके बाकी सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया था। 18 उद्योगों को छोड़ के, 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया था। जो वर्तमान में जो 18 उद्योग 1991 में छोड़े थे वो अब मात्र रह गए हैं 5 कौन कौन से हैं जिनको लाइसेंस की आवश्यकता होती है? वो हैं, एक तो अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ बनाने वाले जितने भी उद्योग हैं उनको लाइसेंस चाहिए। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, सिगार, सिगरेट, तंबाकू से निर्मित अन्य सभी वस्तुएं, उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को लाइसेंस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, अंतरिक्ष वाला और रक्षा उपकरण बनाने वाले उद्योगों को लाइसेंस चाहिए। औद्योगिक विस्फोटक बनाने वाले उद्योगों को लाइसेंस चाहिए और जोखिम वाले रसायन, ये 5 हैं। अल्कोहल युक्त
पेय पदार्थ वाले उद्योग, सिगार सिगरेट तंबाकू वाले उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस रक्षा और साजोसामान वाले उद्योग, औद्योगिक विस्फोटक बनाने वाले उद्योग और जोखिम वाले रसायन बनाने वाले उद्योग, इनको चाहिए लाइसेंस वर्तमान में। और 1991 में इनकी संख्या थी 18। एक इसमें एमआरटीपी वो कंपनी जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से अधिक, वो एमआरटीपी कंपनी कहलाएगी। मतलब 1991 की अवधारणा है ये। वो कंपनी जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक, वो एमआरटीपी कहलाएगी। इस नीति में एमआरटीपी कानून पर रोक लगाई थी। एमआरटीपी 1991 से पहले का था, यहां पर इस पर रोक लगाई थी। बाद में एक राघवन समिति बनी थी। उस समिति की सिफारिश पर 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था। इस एमआरटीपी के समकक्ष कुछ बनाया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन राघवन समिति की सिफारिश पर 2003 में। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सिमटी। पहले भी हमने जब 91 की नीति पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि यहाँ 90 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी आई। तो वो यहाँ पर कमी कैसे आई कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या 8 रखी गई थी। जैसे लाइसेंस वाले उद्योगों की संख्या 18 रखी गई थी, वैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या रखी गई थी 8, जो वर्तमान में सिर्फ 2 रह गई हैं, जिनमें पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता है, बाकी वहाँ प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ 2 हैं वर्तमान में, और 91 में इनको 8 रखा गया था। सबको धीरे धीरे हटा दिया है। अब 2 कौन कौन से हैं? एक तो रेल परिवहन और एक परमाणु ऊर्जा। एक तो रेल परिवहन उद्योग और एक परमाणु ऊर्जा उद्योग। हालांकि वर्तमान में रेल परिवहन के बारे में भी प्राइवेट सेक्टर लगाने का चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक ये संवैधानिक रूप से हुआ नहीं है, इसलिए अभी तक इसको हम रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा ही पढ़ेंगे। ठीक है। और विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी प्रवेश पर स्वतंत्रता, यानी उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई थी, वो यहाँ मतलब एफडीआई आएगा, विदेशी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ तो 4 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब में एफडीआई को अनुमति दी गई। 4 क्षेत्रों को छोड़कर, और वो 4 क्षेत्र में से अब रह गए हैं 3। पहले थे 4, अब रह गए हैं 3। 4 कौन कौन से थे? रिटेल ट्रेडिंग, परमाणु ऊर्जा, लॉटरी और गैम्बलिंग। रिटेल ट्रेडिंग समझते हो? रिटेल ट्रेडिंग, परमाणु ऊर्जा, लॉटरी और गैम्बलिंग। इसमें अब रिटेल ट्रेडिंग में तो 51% एफडीआई को अनुमति दे दी गई है। रिटेल यानी फुटकर, रिटेल ट्रेडिंग में तो 51% अनुमति दे दी गई है, लेकिन परमाणु ऊर्जा, लॉटरी और गैम्बलिंग में अभी भी हम एफडीआई को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये 5 अभी औद्योगिक नीतियां आई हैं अपने देश में। इन औद्योगिक नीतियों पर अपनी चर्चा हुई। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आज की वीडियो में बोलता हूं, बाकी मैं दूसरा वीडियो भी लेके आऊंगा उद्योगों पर। आज की वीडियो में थोड़ी सी मैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट बोलता हूं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों की सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में रही? तो वो है 10th, उसमें रही थी 9.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक की सबसे ज्यादा प्रगति हुई वो थी 9.4%, और न्यूनतम रही थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, वो थी 4.29%। 4.29 न्यूनतम 9th में, और 9.4% वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। महारत्न योजना, नवरत्न महारत्न, ये हम देखते हैं। महारत्न योजना दिसंबर 2009 से शुरू हुई है। महारत्न योजना दिसंबर 2009 से शुरू हुई है। और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए आरक्षण समाप्त करने का सुझाव दिया था। देखो, टीनी सेक्टर आया 1977 की औद्योगिक नीति में। आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योग के लिए आरक्षण समाप्त करने का सुझाव दिया था। ठीक है। एक आजकल नाम चलता है एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु उद्योग,
MSME, ये यूके सिन्हा समिति ने MSME के संबंध में आर्थिक एवं वित्तीय पोषणीयता के सुझाव दिए थे, यूके सिन्हा समिति। ये कुछ नाम याद रखेंगे। अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि वर्तमान में भारतीय GDP के अंदर उद्योगों का कितना प्रतिशत है, कृषि का कितना प्रतिशत है और सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, और ये 1951 से अब तक कैसे 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 बढ़ा है। इसके अलावा मैं एक औद्योगिक नीति, एक नीति है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011, इसको मैं ढंग से कराऊं कि ये नई नीति है और ये बहुत अच्छी नीति है, इसे काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये राष्ट्रीय विनिर्माण नीति मैं दूसरे वाले वीडियो में लेके आऊँगा आपके सामने। और इसके अलावा कुछ उद्योगों के बारे में, जैसे लौह इस्पात, ये एल्यूमिनियम, वस्त्र उद्योग, कुछ उद्योगों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।